हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के 7 जिन्नों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जिन्न क्या होते हैं। अरे भाई, प्राचीन कथाओं में आप लोगों ने जिन्नों का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, जादुई शक्तियों से भरपूर कुछ ऐसे ही काल्पनिक इंसान जो अपनी मालिक की इच्छाओं की पूर्ति चुटकी बजाते हुए कर दिया करते थे। जी हाँ, ऐसे ही जादुई शक्तियों से भरपूर कुछ 7 शब्द अंग्रेजी भाषा के मैं आपके सामने यहां आज इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। उनमें बिल्कुल वैसी ही जादुई शक्तियां हैं, जिन्नों के समान ही जादुई शक्तियां हैं। और अगर आप लोगों ने इन 7 शब्दों को अपने वश में कर लिया, अर्थात अगर इन 7 शब्दों पर आप लोगों ने पीएचडी कर ली, तो फिर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में कमाल का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जब भी आप अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करेंगे तो वे आपके फ्रेंड्स आपका मुंह देखते हुए रह जाएंगे। तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला जिन्न। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का पहला जिन्न, HAVE। आप लोगों ने इसका प्रयोग अभी तक कई बार कर चुके होंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि ये जिन्न जैसे ही जादुई शक्तियां अपने आप में रखता है। इसका प्रयोग कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, मैं बस इसकी एक छोटी सी झांकी आपको दिखलाने जा रहा हूं। जरा देखिए, यहां पर मैंने इस हैव के पूरे संसार को ही आपके सामने लिख दिया हुआ है। मैं एक एक पॉइंट को यहां पर बड़े ही शॉर्ट में आपको बतलाने जा रहा हूं और जस्ट केवल आप इमेजिन करिए कि ये हैव वास्तव में जिन्न जैसी शक्तियां रखता भी है या नहीं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बतलाता हूं कि ये हैव क्या है। तो ये हैव एक वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, अच्छा, अब इस क्रिया के 2 स्वरूप होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं जल्दी से आपको बतलाता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी वाक्य के टेंस को निर्धारित करती है। जी हाँ, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये वास्तव में किसी टेंस को निर्धारित करने का काम करती है, जबकि दूसरी ओर नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका सब्जेक्ट भी होता है या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या होता है, लेकिन उसका टेंस नहीं होता है। बस यही इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, सिर्फ इतना सा ही होता है। अच्छा चलिए, जब फाइनाइट वर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं तो इसकी 4 प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहले तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, ध्यान दीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये परफेक्ट टेंसेस को डिफाइन करता है। जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो हैव है, यहां पर ये केवल और केवल इस सेंटेंस के टेंस को डिफाइन करने के लिए, और वो भी कौन सा, परफेक्ट टेंस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आता है। ये इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और यहां पर इसका कोई भी मीनिंग, अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, अच्छा, दूसरी ओर देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। जी हां, इस हैव का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और जब मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, हैज, हैव, हैड के साथ में हम यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब कभी नेसेसिटी यानी किसी चीज की आवश्यकता को बतलाता है या फिर बाध्यता को बतलाता है। जैसे आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, यानी जाने की क्या है, नेसेसिटी है मेरी, मुझे अब जाना है, कुछ ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में जब अगले वीडियो में मैं हैव को पढ़ाऊंगा तो एक एक बात, एक एक चीज आपको मैं क्लियर, बड़े ही कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक भी डाउट और एक भी यूज उसका शेष नहीं बचेगा। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसका तीसरा प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, एक ऐसी क्रिया जो वास्तव में करता नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, वो कॉजेटिव वर्ब होती है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम हैविंग माई हेयर कट। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, मैं अपने हेयर माने अपने बाल कटवा रहा हूं। यहां पर हैविंग माई हेयर कट एक विशेष स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है, आपको बहुत डिटेल में इसे बताना पड़ेगा तब ये आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, ये एक जो वर्ब के रूप में है तो कॉजेटिव वर्ब के रूप में यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब। जी हाँ, अब हैव का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो
कमाल है। यहीं पर वास्तव में इसकी अधिकांश शक्तियां, हालांकि यहां पर वो जो शक्तियां हैं अभी आपको भले ही बहुत ही, चूंकि मैं संक्षेप में ही आपको बतला रहा हूं, डिटेल में नहीं, मैं तो बस केवल आपको झांकी दिखला रहा हूं, केवल ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो मैं आपको कल से यानी अगले वीडियो से मैं आपको दिखलाऊंगा। देखिए मैं यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज करने जा रहा हूं। तो जब मेन वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए जरा, यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब है, वोंट, आई वोंट हैव इट एनी लॉन्गर। और जब मेन वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो भाई लोगों बहुत अच्छे तरीके से जरा कान खोल कर सुनिए, 35 से अधिक मीनिंग होती है इसकी। जब आप हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और मुख्य क्रिया ये है, क्लियर। अब जब यही हैव यहां पर इस मुख्य क्रिया के रूप में आएगा तो उसकी 35 से भी अधिक मीनिंग्स हैं जो मैं आपको एक एक करके कंप्लीट डिटेल्स के साथ में पढ़ाऊंगा। देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा सा अंदाजा लीजिए कि आखिर इसकी कितनी मीनिंग्स हो सकती हैं। देखिए आई वोंट हैव इट एनी लॉन्गर, इसका क्या मतलब आप निकालेंगे, जरा निकाल करके देखिए। मैं एक सेकंड के लिए खामोश होता हूं। अच्छा तो निकाल लिया? अगर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो चलिए मैं आपको बतलाता हूं। इसका मतलब है आई वोंट हैव इट एनी लॉन्गर, अब मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए यहां पर हैव का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना, यानी किसी बात को सहन करना। तो मैं अब इस बात को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहां पर एक मीनिंग क्या है, बर्दाश्त करना। अगला सेंटेंस देखिए, हे रोहन हैव इट, हैव इट, अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा जरा देखिए। यहां पर इस हैव का मीनिंग है किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना। अगर मेरे सामने कोई मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है और मैं कोई अपने हाथ में कोई वस्तु लिए हूं और उसको मैं पकड़ा रहा हूं तो ऐसा सेंटेंस में बोल सकता हूं, हे रोहन हैव इट। हैव इट का मतलब होल्ड इट, पकड़ो इसे। तो यहां पर हैव का एक मीनिंग होता है होल्ड, यानी पकड़ना, बर्दाश्त करना, पकड़ना। एक और चीज देखिए जरा, हे ब्रो, हे ब्रो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं बोलते समय। यू हैव बीन हैड, इसका क्या मतलब है, यू हैव बीन हैड, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल सेंटेंस को परफेक्शन दे रहा है, यानी जो एक्शन है एक्शन को परफेक्शन दे रहा है। ओके, लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर इस हैड का क्या मतलब है, जरा सोचिए। चलिए सोचते रहिएगा, मुझे बताना है तो मैं तो आपको बतला ही देता हूं। चलिए यहां पर इसका मतलब है, हे ब्रो यू हैव बीन हैड, अरे भाई तुमको ठग लिया गया है, ठगा गया है। ध्यान दीजिए यहां पर हैड का मतलब होता है चीट करना, यानी ठगना। कोई अगर किसी व्यक्ति को ठग लेता है, चीट कर देता है, तो कुछ ऐसा सेंटेंस बनता है। ओके, जरा यहां पर चौथा सेंटेंस देख लीजिए, ही हैज हर इन हिज ऑफिस डेली। हालांकि मैं ये एग्जाम्पल आपको नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लिख गया मैं। चलिए यहां पर इसका क्या मतलब निकल रहा है, ही हैज हर इन हिज ऑफिस डेली, वह अपने ऑफिस में रोज उसके साथ। हैज का क्या मतलब है यहां पर, आप जरा कमेंट करके मुझे बतलाइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बतलाऊंगा ही इसका क्या मतलब होता है। मुझे पता नहीं क्यों बताया नहीं जा रहा है, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बतलाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तो मैंने केवल अभी 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और यहां पर ये जो हैज या हैव का प्रयोग किया है, ये 4 डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे कर रहा है। मैं अगले वीडियो में ये सब कुछ आपको बतलाऊंगा और पूरी की पूरी 35 जो मीनिंग है वो मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल्स देते हुए बतलाऊंगा। ये तो हो गया केवल फाइनाइट वर्ब का स्वरूप और फाइनाइट वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग। लेकिन कमाल तो तब होगा जब आप यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी हैव का प्रयोग देखेंगे, यानी इन्फिनिटिव के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में और जेरंड के रूप में। तो कमाल की सीरीज होने जा रही है। ये तो पक्का है कि एक वीडियो में तो ये तो सब कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 2 वीडियोस तो लगेंगे केवल हैव को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को बहुत ही कमाल के लेवल तक ले जाना है भाई, तो आपको डिटेल में हर बात को समझना ही होगा। चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा का कुछ एक ऐसा ही एक और जिन्न, GET, गेट। गेट मीन्स
प्राप्त करना। अगर सिर्फ आप इतना ही जानते हो तो फिर आप गेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो गेट इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा सबसे शक्तिशाली जिन्न है। जी हाँ, इसकी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं और अगर आप इसको ठीक से यूज करना नहीं जानते तो फिर आपकी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश दोनों ही बहुत ही पुअर होगी। जरा झांकी देख लीजिए, यहां पर देखिए गेट लिखा है, यह है दूसरा जिन्न। गेट का प्रयोग आप यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ही रूपों में आप यूज कर सकते हैं। जब आप फाइनाइट वर्ब के रूप में आप इसको यूज करेंगे तो क्या है, इसे आप एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं एंड मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए यहां पर जरा देखते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। पिछली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा आपको बतलाने का प्रयास किया था, फिर भी मैं आपको बतला देता हूं। पॉजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें जो सेंटेंस का जो कर्ता होता है वो वास्तव में एक्शन को खुद नहीं बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। जैसे यहां पर गेट योर कार रिपेयर्ड, अपनी कार को रिपेयर करवाओ। रिपेयर का मतलब मरम्मत करवाओ, यानी खुद मरम्मत मत करो बल्कि किसी दूसरे से मरम्मत कराओ। खैर, इसका तो एक अलग ही अपना स्ट्रक्चर होता है और उसकी अपनी एक अलग ग्रामर है जिस पर आपको एक अलग ही वीडियो बना करके देना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से इनको समझ पाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको बतला रहा हूं कि गेट का प्रयोग आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो एक तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में, राइट, और दूसरी सबसे बड़ी बात है मेन वर्ब के रूप में। गेट का मतलब सिर्फ प्राप्त करना नहीं होता भाई, बहुत कुछ होता है। कितना होता है? 30 से भी अधिक इसकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। आपको अगले वो सारे वीडियोस देखने चाहिए अगर आप अपनी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश को कमाल के लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए जरा देख लीजिए जल्दी से क्या क्या मीनिंग्स हो सकती हैं। देखिए यहां पर लिखा है डूइंग द सेम थिंग ऑल डे लॉन्ग गेट्स मी। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? दिन भर, पूरे दिन भर एक ही काम करना, डूइंग द सेम थिंग, एक ही काम करना पूरे दिन भर, गेट्स मी। इसका क्या मीनिंग आप निकालोगे? तो गेट्स का मतलब यहां है एनॉयज मी, यानी दिन भर एक ही काम करते रहना यार मुझको एनॉय कर देता है। एनॉय का मतलब क्रोधित कर देना या आप कह देना मुझे चिढ़ा देता है, ठीक है ना। तो एनॉय करना यहां पर एक मीनिंग हुआ, दूसरा, ठीक। अगला सेंटेंस देखिए, सी डिड नॉट गेट द जोक। इसका क्या मतलब आप निकालेंगे? सी डिड नॉट गेट द जोक, उसे जोक नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ का मतलब यहां पर क्या है? सी डिड नॉट गेट, गेट का मतलब यहां पर अंडरस्टैंड है, यानी अगर मैंने कोई जोक किया और कोई समझ ना पाया तो मैं ऐसा कह सकता हूं ही और सी डिडंट गेट माई जोक, का मतलब मेरा जोक वह समझ नहीं पाई। तो यहां पर समझने की मीनिंग यहां पर रेफर कर रहा है, ठीक है ना। देखिए जरा यहां पर क्या है, द बुलेट गॉट हिम इन द नेक। नेक का मतलब गर्दन, बुलेट माने गन से निकली हुई जो गोली होती है वो उसकी गर्दन में जा लगी। यहां पर जो गॉट का मतलब है यह है हिट करना। हिट करना का मतलब कोई गोली गन से निकली और गर्दन में जा लगी। लगी का मतलब यहां पर क्या हुआ? हिट करना। तो एक मीनिंग है हिट करना, ओके। यहां पर देखिए जरा, इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। आई नेवर गेट टू गो फर्स्ट, इसका क्या मीनिंग आप निकालेंगे? अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, अगर आपके सामने कोई एक ऐसा सेंटेंस बोला जाता है तो उसको आप क्या मीनिंग निकालोगे? इसका मतलब है यार ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर, आई नेवर गेट टू गो फर्स्ट, मुझे पहले जाने का अवसर नहीं मिलता। यहां पर जो गेट का मतलब है वो है अपॉर्चुनिटी, और इसी तरीके की 30 से अधिक मीनिंग है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए, मैंने तो छोटी सी झांकी दिखाई और जब इसका प्रयोग मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में करके दिखाऊंगा तो आपको तो मजा ही आ जाएगा भाई। चलिए तीसरे जिन्न के बारे में जल्दी से जानते हैं। MEAKE, मेक। मेक मीन्स बनाना, ऐसा कुछ मीनिंग आप निकालते होंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का ये तीसरा सबसे बड़ा जिन्न है। जी हाँ, मैं इसे भी जिन्न की ही संज्ञा में रखूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे डिफरेंट यूसेजेस हैं। जरा देखिए यहां पर मैं बहुत ही संक्षेप में आपको थोड़ी सी झांकी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जरा, मेक,
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का, देखिए जरा, मेक एक वर्ब है, जैसे पिछली वर्ब्स थी वैसे ही ये भी एक वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नॉन फाइनाइट का मतलब वही जो टेंस नहीं बताती, और फाइनाइट वर्ब वो जो टेंस को डिफाइन करती है। राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब में भी हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए जरा यहां पर इसका प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हम मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे आप गेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर मेक और गेट और हैव ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन यूसेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसे आगे चलकर आपको बतलाऊंगा। जरा देखिए, जैसे यहां पर लिखा है ही मेड द चाइल्ड वीप, उसने बच्चे को रुला दिया, तो यहां पर जो रोने का काम हो रहा है वो नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बच्चा कर रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, इसका ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है कि उसने बच्चे को रुला दिया। ठीक है, रुला दिया यानी बच्चे को कॉज किया वीप करने के लिए, यानी रोने के लिए। एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको बतला ही चुका हूं कि एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी की सारी पॉजिटिव वर्ब्स और उनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सबको मैं आपको अलग से बताऊंगा। अच्छा, आगे देखते हैं अगला क्या है। इसे हम कॉपुलर वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होती है लिंकिंग वर्ब, ये तो सब कुछ अलग ही एक विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाऊंगा ही। जब मैं मेक पर एक वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पर 5 and 7 मेक 12, अब यहां पर बनाते हैं ऐसा कोई मीनिंग मत निकालिए, सिंपली इसका मतलब है 5 और 7 मिलकर 12 होते हैं, कुछ ऐसा है। तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब यानी इसी को हम कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं, तो लिंकिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। अच्छा, असली बात है ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के रूप में हम अबाउट, इसकी 40 मीनिंग्स है भाई, कितनी, लगभग 40 मीनिंग। जी हाँ, उनमें से 2-3 मीनिंग्स मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। जल्दी से मैं आपको सिर्फ ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जरा देखिए इनकी क्या क्या मीनिंग्स हो सकती हैं। और मेक के साथ साथ ये जो 7 वर्ड्स जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, ये इंग्लिश लैंग्वेज की 7 सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली वर्ब्स हैं। और अगर इन 7 वर्ब्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काबू में कर लेते हो, इन पर पीएचडी कर लेते हो, तो आपकी इंग्लिश यार कमाल की हो जाएगी, विश्वास कीजिए। जरा देखिए यहां पर, ही विल नेवर मेक द टीम, इसका क्या मतलब आप निकालोगे, वह कभी टीम नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ इसका मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो गलत हो जाएंगे। यहां पर इसका मतलब है ही विल नेवर गेट अ प्लेस इन द टीम। इस मेक का मतलब यहां पर क्या है, टू गेट अ प्लेस, यानी कि वह टीम में अपना स्थान कभी नहीं बना पाएगा। यह है, टीम बनाने की बात नहीं हो रही है यहां पर टीम में स्थान सुरक्षित करने की बात हो रही है। तो ऐसी मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, अन्यथा लिखा कुछ दूसरा है, बोला कुछ दूसरा जा रहा है और समझ में आपको कुछ दूसरा आ रहा है अगर आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो। अच्छा, देखिए जरा, द स्टोरी मेड द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर। अब इसका क्या मतलब हुआ, द स्टोरी मेड द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब हुआ अपीयर्ड। ध्यान दीजिए, द स्टोरी अपीयर्ड इन द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में स्टोरी प्रकट हुई, अपीयर माने दिखाई पड़ी। तो यहां पर इस मेक का मतलब होता है अपीयर। ओके, तीसरा सेंटेंस, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, ही विल मेक द जू बाय 12, क्या वह 12 बजे तक जू पहुंच जाएगा। यहां पर मेक का मतलब रीच है, क्या है, रीच। तो यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं भाई, 40 के आसपास की मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेंगी। चलिए जल्दी से देखते हैं जिन नंबर 4। तो ये लीजिए बच्चों, ये है चौथा जिन
जी हाँ, देखने में बहुत ही छोटा सा मासूम सा लगता है और इसका यूज आप बिल्कुल बिगिनिंग से, जब से आप लोगों ने इंग्लिश सीखने की शुरुआत करी तब से आप करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खतरनाक है, जरा देखिए यहाँ पर डू। जी हाँ, आप जरा इसको देखिए। डू एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल शुरुआत से ही बच्चे लोग जैसे ही वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो डू का प्रयोग उन्हें बतलाया जाता है। जी हाँ, इसका प्रयोग हम फाइनाइट वर्ब के रूप में और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में वैसे ही बिल्कुल इन्फिनेटिव के रूप में कर सकते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ इसका प्रयोग हम पार्टिसिपल के रूप में भी कर सकते हैं। पार्टिसिपल में भी 3 प्रकार की पार्टिसिपल्स होती हैं और जेरंड के रूप में कर सकते हैं। खैर, ये सब कुछ मैं आपको तो करके बतलाऊंगा ही बतलाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, फाइनाइट वर्ब यानी टेंस डिफाइन करने वाली वर्ब के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो 2 तरीके से, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के तरीके से करते हैं और जब हम इसका प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं तो इसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ये केवल और केवल ग्रामर की जरूरत को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आई डोंट लाइक इट, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेन वर्ब के साथ में ये टेंस को डिफाइन करने का के लिए बस केवल मेन वर्ब की हेल्प करती है। बट जब इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं यानी मुख्य क्रिया के रूप में, तो भाई बच्चा लोगों, ये 25 से अधिक मीनिंग रखती है अपने आप में। और अगर आप इन सब मीनिंग को नहीं जानते हो तो फिर आप सेंटेंसेस की मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे। जरा यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस है आई डू इट एवरी डे, और सभी लोग जानते हैं कि डू का मतलब होता है करना। ठीक है, तो मैं इस काम को रोज यानी प्रत्येक दिन करता हूं, यानी हर रोज मैं इस काम को करता हूं। तो जी हाँ, डू का मतलब हो गया करना। बस अधिकतम बच्चे लोग यही जानते हैं कि इसका मतलब यहां पर करना होता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आगे वाले सेंटेंस जरा देखिए क्या है यहां पर मतलब, द गैंग डिड ए वेयर हाउस। यहां पर इस डिड का मतलब क्या है भाई? यहां पर अगर केवल आप सिंपली इतना जानते हैं कि डू माने करना तो डिड माने किया, तो फिर काम नहीं चलेगा। यहां पर इस डिड का मतलब है चोरी करना। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, सी गॉट डन फॉर द स्पीडिंग। स्पीडिंग के लिए सी गॉट डन। अब यहां पर डन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में है। यहां पर वास्तव में डन का प्रयोग किया गया है किस सेंस को कन्वे करने के लिए? दंडित किए जाने के भाव में इसका प्रयोग किया गया है। तो डू का एक मतलब दंड किया दिया जाना भी होता है, या दंडित किया जाना भी। जब इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा तो दंडित किया जाना इसका मतलब होता है। एक और सेंटेंस, हाउ वुड यू लाइक योर स्टेक डन। यहां पर भी डन का प्रयोग किया गया है। यहां पर इसका मतलब है पकाने के अर्थ में। इन सबको मैं बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड के रूप में इन सब का प्रयोग करके मैं आपको दिखलाऊंगा, लेकिन इनके अपने सेपरेट वीडियो में मैं सिंपली यहां पर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलिए 5वें जिन्न को देख लेते हैं जरा। ये सारे के सारे जिन्न जिनकी मैं चर्चा यहां पर कर रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं, आप इनका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। जरा देखिए, यहां पर एक नया शब्द है और जो आपसे चिर परिचित है, आप इसका प्रयोग बहुत आसानी से करना जानते हो। गो, G-O, गो। गो मीन्स जाना, आप लोग इतना जानते ही हैं। गो मीन्स जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। 40 से अधिक मीनिंग होती है गो की। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी ही है, बोलनी ही है और इंग्लिश पर कमांड करना है तो भाई गो पर तो पीएचडी आपको करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट केवल गो पर नहीं, सब पर करनी पड़ेगी। जरा देखिए, आपके सामने मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखला रहा हूं। आपको बतला दूं कि ये की प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग करते नहीं, इसका केवल और केवल प्रयोग है क्या, मेन वर्ब के रूप में। ये 40 मीनिंग है जब ये टेंस को डिफाइन करेगा, और साथ ही साथ नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जब ये इन्फिनेटिव के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में या जेरंड के रूप में आएगा तो इन्हीं 40 मीनिंग्स में से कोई भी वहां पर भी मीनिंग हो सकती है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना आपके लिए जरूरी है। चलिए जरा मैं आपको जल्दी से बतला देता हूं कि यहां पर गो का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकती हैं। देखिए जरा, डू यू नीड टू गो कल्लू। अगर यहां पर हम किसी से कहते हैं ए कल्लू भाई डू यू नीड टू गो, तो इसका क्या मतलब है? डू यू नीड टू गो क्या मतलब हुआ? और बड़ा ही
सिंपल सा और डेली डेली स्पोकन सेंटेंसेस में आता है। तो यहां पर गो का मतलब है टॉयलेट। ध्यान दीजिए, डू यू नीड टू गो टॉयलेट, ये है इसका मतलब। ठीक है ना? तो डू यू नीड टू गो का मतलब यहां पर है टॉयलेट जाने से, वॉशरूम जाने से। ठीक है, अच्छा। ऑल दिस गोज टू प्रूव माई थ्योरी। अब यहां पर इस गो का मतलब कहीं जाना नहीं है। इनफैक्ट यहां पर इस गोज का मतलब है हेल्प करना, हेल्प्स। ऑल दिस हेल्प्स टू प्रूव माई थ्योरी, अर्थात मेरी थ्योरी को प्रूव करने में ये मेरी मदद करेगी। मतलब यहां पर गो का क्या मतलब है? हेल्प करना है। दिस क्लॉक डज नॉट गो। अब यहां पर दिस क्लॉक डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहां पर गो का मतलब क्या है? यह घड़ी नहीं जाती है, जाती है इसका कोई मतलब है? जी नहीं। जब कभी भी किसी मशीनरी के लिए अगर गो का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसका मतलब होता है वर्क। यानी इसका मतलब यह है कि दिस क्लॉक डजंट वर्क, यह घड़ी काम नहीं करती है, का मतलब ये घड़ी चलती नहीं है। तो उस चलने की अंग्रेजी बनाने के लिए आप गो का प्रयोग करेंगे या फिर वर्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्क की मीनिंग को यहां पर ये कन्वे कर रही है। इसी प्रकार से देखिए, डज दिस जैकेट गो विद दिस शर्ट। अब यहां पर इस गो का मतलब क्या है? यहां पर इसका गो का मतलब है मैच करना, अर्थात क्या यह जैकेट इस शर्ट से मैच कर रही है? मैच करना इसका मतलब हुआ। तो गो के बहुत सारी मीनिंग्स हैं और इनफैक्ट मोर देन 40 मीनिंग्स हैं, 40 से अधिक मीनिंग है। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको बहुत ही साधारण से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डे टू डे स्पोकन सेंटेंसेस है भाई। आप लोग जब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे, बातचीत करोगे, तो ये सेंटेंसेस बड़े ही कॉमन है। ये सारी मीनिंग आपको आनी ही चाहिए। जैसे द गन वेंट बैंग, और जब यहाँ पर वेंट का प्रयोग हमने किया हुआ है तो एक पर्टिकुलर साउंड को सजेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। सब कुछ डिटेल में आपको बतलाऊंगा इसकी बारी आने पर। तो मेरे साथ इस वीडियो सीरीज में जरूर बने रहिएगा, आपकी इंग्लिश नंबर 1 पक्का हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जिन्न। TAKE, टेक। टेक मीन्स लेना। जिन्न नंबर 6। जी हाँ, इसे मैं जिन्न इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि इसकी मोर देन 45 मीनिंग्स हैं, 45 से भी अधिक मीनिंग्स हैं। जरा यहां पर देखिए, इसका प्रयोग आप प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में नहीं कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप इसे मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन भैया सिर्फ टेक मीन्स लेना, केवल अगर आप ये मीनिंग जानते हैं तो फिर कुछ भी नहीं जानते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि इसकी 45 से भी अधिक मीनिंग्स होती हैं। उनमें से कुछ एक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इनका प्रयोग आप फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। अलग सेपरेट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारे यूसेज मैं आपको यहाँ पर करके लिख करके बतलाऊंगा। चलिए जरा देख लीजिए जल्दी से। द वर्ब रिलाई, अगर कहा जाए रिलाई नाम की जो शब्द है वो टेक करती है द प्रेपोजिशन ऑन, यानी प्रेपोजिशन ऑन लेती है। अब आप लेती है क्या ये कहेंगे? कहने को कह सकते हैं, बट यहां पर लेने का जो मीनिंग है वो क्या है? मीनिंग है रिक्वायर। मीन्स ध्यान दीजिए आप, यहां पर इसका क्या मतलब है? टेक्स का मतलब है रिक्वायर्स। द वर्ब रिलाई रिक्वायर्स, यानी कि रिलाई नाम की वर्ब रिक्वायर करती है। किस प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है? उसकी ऑन, ऑन की जरूरत होती है उसे। ठीक है, तो यहां पर इस टेक का मतलब है रिक्वायर। ओके, द टैंक टेक्स 50 लीटर्स। यहां पर टेक का क्या मतलब है कि इस टैंक में 50 लीटर्स आता है। यानी यहां पर जो टेक है इसका क्या मीनिंग हुआ, अच्छे से जरा समझिए। इस टेक का यहां पर मीनिंग निकल के आता है कंटेन्स। कंटेन, देखिए जरा, जब कोई चीज किसी चीज में निहित होती है, जैसे इस बैग में 40 किताबें आती हैं, ठीक है ना। सो दिस बैग कंटेन्स 40 बुक्स, 35 बुक्स, कुछ ऐसा आप बोलते हैं। तो यहां पर इस टेक का मतलब क्या है? कंटेन्स, यहां पर इसका मतलब है। यानी अच्छे से देखिए कि इसकी मीनिंग ये है, यानी टेक का मतलब ये भी होता है। इसके लिए भी आप टेक का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी आप टेक का प्रयोग करते हैं। देखो जरा, यहां पर वेयर करने के लिए, वेयर माने पहनना, पहनने के लिए भी, और ये सब डे टू डे यानी डेली स्पोकन सेंटेंसेस हैं।
हम रोजमर्रा की बातचीत करते समय जब हम स्पोकन इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर ये सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस बहुत ही कॉमन हैं और बोले जाते हैं। देखिए, व्हाट साइज शूज डू यू टेक, डू यू टेक का मतलब, अब हम यहाँ डू यू वेयर शायद ही कभी बोलते हो, तो यहाँ पर टेक का मतलब वेयर है। वेयर मीन्स पहनना, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आई टुक द मैन, आई टुक द मैन विद हिम, यानी उसके साथ आया हुआ जो व्यक्ति था उसको मैंने टू बी हिज फादर, यानी उसका पिता। क्या यहां पर क्या मतलब है इसका, समझा, ठीक है ना। तो यहां पर टेक का मतलब होता है समझना। अगला सेंटेंस देखिए, लॉट्स ऑफ कपल हैव प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, बहुत सारे कपल्स को, जोड़ों को यानी शादीशुदा जोड़ों को पहले साल में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। टेक, आदि एंड रोहित, आदि और रोहित को ही ले लो। अब यहां पर आदि और रोहित को लेना, लेना कोई लेने जैसा कोई मतलब नहीं है। यहां पर इस टेक का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देना, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टेक के मोर देन 45 मीनिंग्स होती हैं और इन सभी मीनिंग्स को हर बंदे को, जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है, उसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पर पीएचडी करना जरूरी ही है, कंपलसरी है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला जिन, SEE, सी, सी मीन्स देखना। अगर सिर्फ आप इतना ही जानते हैं कि सी मीन्स देखना होता है तो फिर आप कुछ नहीं जानते भाई, आपको और जानना पड़ेगा क्योंकि ये है जिन नंबर 7। चलिए जरा देख लेते हैं। सी का मतलब होता है देखना। साधारणतः बच्चे लोग केवल एक ही मीनिंग इसकी जानते हैं, लेकिन भाई इसकी भी 20 से अधिक मीनिंग है। ध्यान दीजिए आप, सी का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, उसका और भी कई मीनिंग होता है, कई अर्थों में हम सी का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको सी के भी सारे के सारे मीनिंग देखना चाहिए, न केवल फाइनाइट वर्ब के रूप में बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी उसके यूसेजेस आपको देखना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कन्वे करने वाले। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही सॉ द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। यहां पर तो सी का मतलब हो गया देखना, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर हम यहां पर एक वर्ड ऐसा कुछ कर दें, अक्रॉस। अक्रॉस अगर हमने यहां पर अक्रॉस कर दिया तो इसका क्या मतलब हो गया। अब इसका मतलब देखना नहीं हुआ भाई, यहां पर इसका मतलब हुआ हेल्प्ड, ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, अगर ऐसा कुछ है। यानी यहां पर इसका मतलब है कि उसने उस बूढ़े आदमी को सड़क पार कराने में मदद करी। यहां पर सा का मतलब हेल्प करना हो गया, है ना। तो ये सब कुछ बहुत ही छोटे बड़े खूबसूरत से सेंटेंसेस हैं और बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखिए जरा, आई हैव सीन अ ग्रेट डील इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में अ ग्रेट डील का मतलब बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा में देखा है, मतलब अपने जीवन में बड़ी मात्रा में देखा। अब अगर आप यहां पर इसका देखने का मतलब आप निकालेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है, सीन का मतलब है एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सो आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, माने मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव रखता हूं, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। यानी मैंने अपने जीवन में बहुत सारा कुछ अनुभव किया है। तो यहां पर सीन का मतलब है एक्सपीरियंस करना। ओके, आई कांट सी माई सेल्फ वर्किंग एज डॉक्टर। अब अगर यहां पर हम इस सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो क्या मतलब निकलता है, आई कांट सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं देख सकता वर्किंग, काम करते हुए एज ए डॉक्टर, यानी एज एक डॉक्टर के रूप में अपने आप को काम करते हुए नहीं देख सकता। इसका क्या मतलब हुआ। अब अगर यहां पर इस तरह के यूसेज आप नहीं जानते हैं तो फिर इनका सही और जो उसका क्लियर मीनिंग है वो नहीं आप निकाल पाएंगे। तो भाई यहां पर देखना नहीं है, यहां पर इमेजिन करना है। इसका मतलब है इमेजिन करना। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मैं एक डॉक्टर के रूप में भी काम कर सकता हूं। मैं तो भाई एक टीचर हूं तो टीचर के रूप में काम कर सकता हूं, बट आई कांट सी माई सेल्फ, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ। यहां पर सी का मतलब इमेजिन होता है। बट ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, आपको इन सभी की मीनिंग आनी ही चाहिए अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो, ठीक है ना। एक और सेंटेंस, एज फार एज आई कैन सी,
जितनी दूर मैं देख सकता हूं, ऐसा कुछ मतलब है क्या? नहीं। इन माई ओपिनियन, यहां पर सी का मतलब, इस पूरे के पूरे फ्रेज का मतलब क्या है? इन माई ओपिनियन, मेरी राय में यह है, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। एज फार एज आई कैन सी यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो मेरे विचार से या मेरी राय में, इन माई ओपिनियन यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तो यहां पर इस सी या इस तरीके के जो भी फ्रेज होगा उसका मतलब होता है इन माई ओपिनियन। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये 7 वर्ब्स यहां पर मैंने निकाली हुई है। ये 7 वर्ड्स, इन पर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारी स्टडी करी है, कंप्लीट मैटर रिटर्न में रखा हुआ है, बस उसको वीडियो के रूप में आपके सामने पेश करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जल्दी जल्दी इन सब पर सारे के सारे वीडियोस आपको दे दूंगा। तो चलिए अब यहाँ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा जिन नंबर 1, और वो क्या है? हैव, जो सबसे बड़ा जिन है, इसलिए मैं सबसे पहले उसी को लेकर के आ रहा हूं। तो बस 1 या 2 दिन वेट करिए, मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं बहुत जल्द। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भाई अगर मेरे आप पुराने व्यूअर हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इनको शेयर भी जरूर किया